अपना चैप्टर कौन सा पढ़ना है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 37 देखा था। सेक्शन 37 क्या बात करता है? Who will perform the contract? To be performed the party. क्या 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 क्या? Actual performance. Obligations of ओके, नहीं अनुराग, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। देखिए कीवर्ड्स याद रखिए, पूरा कहानी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर अब दूसरी बात आती है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ तो किसके द्वारा किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस? प्रॉमिसर के द्वारा। प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर हिमसेल्फ और his representative। और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव। चलो ठीक है, इसके आगे 37 के बाद क्या होता है? 38 अभी हम लोग टेबल सीख रहे हैं क्लास 1 में। 37 के बाद 38 क्या बात करता है? refusal to accept offer. Effect of refusal। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बोलिएगा। एक बार आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, हैंड रेज कीजिए, तब बोलिएगा। आवाज गूंजने लगता है, एक साथ बोलेंगे तो मेरे को भी नहीं समझ में आएगा। 38 क्या बात करता है? Attempt to perform। अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस मींस किसी एक पार्टी ने अटेम्प्ट लिया, प्रोमिसर ने अटेम्प्ट किया डिलीवरी ऑफ गुड्स का। ठीक है, 39 क्या बात करता है? बताइए। होल परफॉर्मेंस का रिफ्यूजल। क्या बात करता है? Parties to be performed wholly. 39 क्या बात करता है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ होल परफॉर्मेंस। तो इसमें कहता है अगर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को या तो रिफ्यूजल किया तो क्या होगा? तो प्रोमिसी या तो उसको एंड करेगा वहीं पे, और नहीं तो कंटिन्यू करेगा। तो फिर डिमांड फॉर क्लेम, डिमांड फॉर डैमेज और क्लेम। ठीक है, अब 40 था। 40 में क्या बात करता है? 40 क्या सेक्शन था? Performed by himself। who will perform the contract। देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किसके द्वारा, बाय हूम ए कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, ये बात कर रहा था। सेक्शन 40, 41 एंड 42 बात कर रहा था। 42। तो 41 में क्या बात किया? 40 क्या बात किया? So 40 by whom to perform? अब उसमें 40 बोला या तो हिमसेल्फ या his representative। या एजेंट के द्वारा, या एजेंट के द्वारा, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 41 क्या बात किया? थर्ड पर्सन। Third person. Fact. 42 ज्वाइंट Joint promiser। ओके। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दिखा, लगता है थोड़ा रिविजन कम हुआ है क्या? हाँ या ना में कुछ बोल दीजिए ना। कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंस रहना है। और साइलेंस पढ़े ना, साइलेंस क्या होता है? अमाउंट्स टू tantamount टू फ्रॉड। आप लोग फ्रॉड मेरे साथ मत कीजिए। हम क्या माने, हाँ या ना माने? हम लोग के साइलेंस को हाँ मान लीजिए। हाँ हाँ मान ले, मतलब पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, समय और जगह। एक
मूवी मैंने देखा था तिरंगा। आप लोगों ने देखा था तिरंगा मूवी, देखा है क्या? Yes, sir. इसमें राजकुमार साहब का डायलॉग है क्या? डायलॉग याद है आप लोग को? जाने भूल गया लगता है आप लोग। Yes, sir. गोली मारने की बात करते हैं, उसमें बोलते हैं जगह भी मेरी होगी और समय भी मेरा होगा। जब वो जेल में होते हैं तब ये अनाउंसमेंट करते हैं जानिए। तो टाइम एंड प्लेस, जब हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बात करते हैं, जब हम प्रोमिस को परफॉर्म करने की बात करते हैं, तो बात आता है भाई कौन से समय परफॉर्म किया जाएगा। मान लीजिए वही पुरानी अनुराग ने हिमांशु को प्रपोज किया। प्रपोज किस वास्ते किया था? शादी करने के लिए। शादी के वास्ते। अब शादी का तो टाइम भी और जगह दोनों सुनिश्चित करनी होगी ना भाई, कि Yes. शादी यूं ही हो जाएगा। अभी एक शादी हुआ है, मालूम है आप लोगों को, एरोप्लेन के अंदर में, हवा में। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा ही कोई शादी करना है क्या? अब सिचुएशन ऐसा रहेगा तो वही करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा। तो टाइम एंड प्लेस, इस जो भी प्रॉमिस हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो समय का और जगह का निर्धारण होना चाहिए। तो पहला कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए दोनों ने शादी करने का वादा कर लिया है, बट नहीं समय का निर्धारण किया है, नहीं जगह का निर्धारण किया है, तो क्या होगा? कोई एक, या तो अनुराग या हिमांशु, दोनों में से कोई एक दूसरे को अप्रोच करेगा, भाई समय तय कर लेते हैं, जगह तय कर लेते हैं। तो कहने का मतलब टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफिस, जहां पे एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रपोजल हुआ था, वहां पे समय और जगह का निर्धारण नहीं था। तो कोई भी पार्टी क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा, बस बात करेगा, बोलेगा भाई समय निर्धारण कर लेते हैं। अगर समय, मान लीजिए समय पे बात नहीं हुआ, बोथ पार्टी ने इस पे चर्चा भी नहीं किया, तो एक रीजनेबल टाइम डिसाइड होगा, विद इन रीजनेबल टाइम। ऐसा थोड़ी है अनुराग ने प्रपोजल कर दिया हिमांशु को और शादी करेगा ये लोग 10 साल बाद, ऐसा होगा क्या? एक रीजनेबल टाइम के अंदर में इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। मींस कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम का बात जिक्र नहीं है, कब परफॉर्म होना है या कौन से जगह पे परफॉर्म होना है, तो रीजनेबल टाइम। अब दूसरी बात होती है कौन सा प्लेस। तो अगर प्लेस डिटरमाइन नहीं होता है, तो वैसे केस में यूजुअल प्लेस ऑफ जो बिजनेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस मैटर को लेके पढ़ रहे हैं, तो जहां पे यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वह प्लेस माना जाएगा परफॉर्मेंस का। जो सेक्शन 46 बात करता है जब टाइम का निर्धारण नहीं हुआ है, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, तो रीजनेबल टाइम, और पार्टी भी एप्लीकेशन से नहीं करता है, तो रीजनेबल टाइम। क्या होगा रीजनेबल टाइम? वो डिपेंड्स करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, ये रिगार्ड दिया जाता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पार्टिकुलर केस। अब दूसरा केस है सेक्शन 47, जहां पर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। टाइम क्या है? स्पेसिफाइड है, मतलब सर्टेन डे एक्चुअल टाइम होगा। तो व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन ए सर्टेन डे, तो अगर सर्टेन डे है और आवर्स नहीं लिखा हुआ है कौन से समय, तो जो बिजनेस का आवर्स होता है, यूजुअल आवर्स, मतलब 10 बजे से लेके 6-7 बजे तक का, ऐसा नहीं रात को 12 बजे। तो जब अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड,
sorry, time is specified, मतलब day is specified but actual time is not specified, तो उस केस में usual hours of business, any time during the usual hours of business on such day and place at which the promise ought to be performed. यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेके हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड बाई आफ्टर 30 PM। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स इज ऑफर्ड सी आफ्टर 8:30 PM, तो प्रोमिसी यहाँ पे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यूजुअल बिजनेस आवर्स नहीं है, ये ओवर हो गया बिजनेस आवर्स। तो डिलीवरी मस्ट बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस और यूजुअल आवर्स, जो ऑफिस का आवर्स होता है उस पीरियड में डिलीवरी करना होगा। सेक्शन 48 बात करता है, जब प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन ए सर्टेन डे, जब अगर प्रोमिस को परफॉर्म होना है ऑन ए सर्टेन डे एंड प्रोमिसेस जो है सो नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोमिसी, मतलब विदाउट, मतलब प्रोमिसी ने एप्लीकेशन नहीं किया है परफॉर्मेंस के लिए, तो it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within usual hours of business. तो अगर समय का निर्धारण नहीं है या सर्टेन डे होना है, तो प्रोमिसर अगर स्टेप नहीं लिया है तो यहाँ पे प्रोमिसी को अप्लाई करना होगा। सेक्शन 48 बात करता है जो अप्लाई करना होगा, क्या अप्लाई करना होगा, जो प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स। अब प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या होगा, यह भी एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और डिपेंड्स करता है। मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई है तो हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई में यह नहीं देखा जाएगा भैया रात का समय हो गया तो हम डिलीवरी नहीं लेंगे। एनी टाइम डिलीवरी लेने के लिए लोग तैयार थे, पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी ऑक्सीजन को, तो उस समय प्लेस और टाइम बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड करता है किस हिसाब का मांग है, किस हिसाब का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सप्लाई है, किस तरह का इमरजेंसी लेवल है। तो सेक्शन 46, 47 एंड 48। अब 49 बात करता है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस, जहां पे नो एप्लीकेशंस टू बी मेड और नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। कह रहा है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशंस टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एप्लीकेशन भी नहीं हुआ, मतलब प्रोमिसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया। एप्लीकेशन देने का मतलब होता है बातचीत नहीं किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कर परफॉर्म होना है, नो प्लेस फिक्स्ड है, तो क्या होगा। व्हेन ए प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशंस, without what by application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, so it is the duty of the promiser। पहले वाले में सेक्शन 48 में क्या था, ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर्स टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट ए रीजनेबल टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। कहने का मतलब है बोथ पार्टी आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। If time and place is not determined, then anyone can approach to any other to decide the time and place। यहाँ पे मान लीजिए अनुराग undertake to deliver thousands mounds of jute to हिमांशु on a fixed day। ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, फिक्स डे को सप्लाई होना है।
अब अनुराग को मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस, यहाँ पर टाइम फिक्स है बट रीजनेबल प्लेस पता नहीं है। अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो क्या करना होगा, टाइम फिक्स है बट जगह नहीं मालूम है कहां पे डिलीवरी होगा, तो भैया रीजनेबल प्लेस बता फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस। और मैं बता दूं प्रैक्टिकली यही होता है। एक एग्जांपल देता हूं, जब हम लोग बिजनेस में थे तो पार्टी का ऑर्डर आता था। मान लीजिए पार्टी को 2-3 जगह बिजनेस है, कभी मान लो गोडाउन पे लेता है, कभी दुकान पे लेता है, कभी 2 शॉप है तो कहीं और दुकान पे लेता है। तो जब भी ऑर्डर आता था तो पूछा जाता है, पूछते हैं हम लोग, भैया कहां पे माल भिजवा दे, दुकान पे कि गोडाउन पे। कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट कस्टमर के यहाँ, जैसे हम लोग कूलर का धंधा करते थे तो गाड़ियां में कंटेनर में कूलर आती थी, तो अब क्या गोडाउन में अपना जगह नहीं होता था, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, पार्टी को बोलते उस गाड़ी को भेज देते थे, हमारा जो कस्टमर होता था उसके यहाँ ही उसको अनलोडिंग कराते थे। तो अब मान लीजिए 100 पीस कूलर का है तो 50 पीस किसी और पार्टी के पास, 50 पीस किसी और पार्टी के पास, 10 पीस। तो इस तरह से प्लेस एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में। और समय भी पूछता था वो लोग, माल कब चाहिए भैया आपको, तो बोलते थे इसी हफ्ते में चाहिए, नहीं अभी माल अभी है गोडाउन में जगह नहीं है, 2 दिन बाद भेजना। तो इफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, ठीक है, पैसा हमने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की हो गई, बट यहाँ पे प्लेस डिटरमाइन, टाइम डिटरमाइन होना जरूरी होता है। तो सेक्शन 49 कहता है जब प्लेस फिक्स नहीं है तो प्रोमिसर जो है सो अप्लाई करेगा, भाई बोलेगा भाई प्रोमिसरी को बता कहां पे माल भेज दे तेरा। सेक्शन 50, बोला परफॉर्मेंस जो होना चाहिए ऑफ एनी प्रोमिस इन एनी सच मैनर और एनी टाइम व्हिच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब, मतलब प्रोमिसी ने जैसा कहा। सेक्शन 40 बोलता है, सॉरी सेक्शन 50 बात करता है परफॉर्मेंस के बारे में एट ए टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन, मतलब जो टाइम प्रोमिसी ने बताया है उसी टाइम के हिसाब से अपने को परफॉर्म करना होगा। मटेरियल चेंज करते हैं। अच्छा एक चीज आपको क्लियर हो गया ना परफॉर्मेंस के बारे में, टाइम और प्लेस के बारे में, लेकिन कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। No, No, sir. sir. ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। व्हाट डू यू मीन रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। उल्टा, Ulta. उल्टा। और म्यूचुअल भी होता है मेरे बच्चों। अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिस, मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिस एक उल्टा सेंस भी है। एक तो देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है मेरे बच्चों, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों पार्टी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से। दोनों पार्टी प्रॉमिस करते हैं, दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है एक दूसरे का। तो रेसिप्रोकल यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है। क्या होता है? म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब म्यूचुअल प्रॉमिस परफॉर्मेंस। अब किसी शॉप पे आप जाते हो, आपको दुकानदार से मोबाइल चाहिए, तो आप क्या करते हो? काउंटर पे पैसा देते हो और संग संग दुकानदार क्या मोबाइल दे देता है आपको। तो ये क्या हुआ? परफॉर्म एट द सेम टाइम। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, आपने पेमेंट किया, उसने मोबाइल, सेम टाइम में दोनों हो गया, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस क्या हुआ बच्चों?
Simultaneous. एक साथ 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 हुआ तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो एक क्या होता है, दोनों साथ साथ परफॉर्म करते हैं। दूसरा ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा कभी होता है क्या, जाते हैं दुकान पे और पैसा दे देते हैं और दुकानदार बोलता है कि 10 दिन के बाद माल भेज देंगे, ऐसा होता है क्या? यस सर, एडवांस जो नहीं, एडवांस अलग है, लेकिन अगर आप परचेज करने फुल पेमेंट कर देंगे तो Full 10 नहीं दिन के होता बाद। हाँ, हम लोग कभी कभी बुकिंग कराते हैं, व्हीकल्स हो गया या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग बुकिंग कराते हैं, या जो बल्कि आइटम्स है, मान लीजिए सोफा है, पलंग है, तो हम लोग कुछ पार्ट पेमेंट देके आते हैं, बोलते हैं ये आप हमको हमारे घर पे भिजवा दीजिए, एड्रेस देके आ जाते हैं और ठेला से ट्रक से माल आता है। तो अब समझते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दोनों पार्टी प्रॉमिस करता है एक दूसरे को, तो कहता है क्या दुकानदार आपको मोबाइल देगा जब तक कि आप उसको पैसा नहीं देंगे? नो सर। तो वही कहता है प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब दूसरा जो उल्टा प्रॉमिस है या म्यूचुअल जो प्रॉमिस है, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। आप पैसा दो, हम मोबाइल देंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट करता रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म, साइमल्टेनियस, तो नो प्रोमिसर नीड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। अनुराग और हिमांशु कॉन्ट्रैक्ट करता है, अनुराग डिलीवर करेगा गुड्स टू हिमांशु टू बी पेड फॉर बाय हिमांशु ऑन डिलीवरी, और अनुराग नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस हिमांशु इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। अगर डिलीवरी की बात है तो साइमल्टेनियस, माल मिलेगा भैया पैसा दे देना, तो बना देगा डिलीवरी। तो साइमल्टेनियस कौन बात करता है? साइमल्टेनियस कौन बात करता है? सेक्शन 51। सेक्शन गुड 51 सर। गुड, सेक्शन 51 कहता है साइमल्टेनियस प्रॉमिस होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बात रखा गया है। और इसमें ये जो प्रॉमिस होता है ना, इसमें कनकरेंट कंडीशंस होती ही होता है, और कंडीशनल होता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर। एक डिलीवरी करेगा, दूसरा पैसा देगा। अगर इफ वन ऑफ द प्रॉमिस इज नॉट परफॉर्म्ड द अदर नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। बात तो समझ में आ गई होगी इतनी सी कि कसर बाकी रह गई? कसर बाकी है क्या? कसर बाकी है क्या? नो नो ऋतिक, ऋतिक अभी बेचारा कनेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ में आऊंगा तो फिर बात कर। उसके नेटवर्क लगता है दिक्कत है आज। अभी वो कहानी सुने हैं ट्रेन पे, चढ़ समझी चढ़ समझे? नो सर। नहीं सुने हैं नो भैया? मतलब परफॉर्म पहले कौन करेगा? जब दो समधी, एक समधी समझते हैं किसको कहते हैं? यस सर, रिश्तेदार। हाँ, समधी में रिश्ते, दोनों समधी एक दूसरे को बड़ा ही, समधी का जो रिलेशनशिप होता है ना, बड़ा रिगार्ड वाला होता है, और दोनों के बीच में गाली गलौज भी खूब होता है, उसी पैमाने का होता है। तो जब दोनों ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, ट्रेन आई,
एक समधी दूसरे समधी को कर रहा है चरह समधी चरह समधी, मतलब आप चढ़िए तो आप चढ़िए, इसी में पता चला ट्रेनें खुल गया, दोनों समधी प्लेटफॉर्म पे रह गए। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए लेकिन परफॉर्म पहले कौन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में यह चीज मेंशन होना चाहिए। When the order of performance of the reciprocal promise is expressly fixed by the contract, जब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा फिक्स है तो उसी ऑर्डर में परफॉर्म होना चाहिए। एंड ऑर्डर जब नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो इन द और इन परफॉर्मेंस इन द ऑर्डर जहां पे नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्स, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अब समझते हैं, अगर किसी शॉप पे मोबाइल लेने जाते हैं तो पहले क्या होता है, हम मोबाइल पसंद करते हैं, काउंटर पर पेमेंट करते हैं, यस सर, और मोबाइल डिलीवरी मिल जाती है। अगर किसी मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, तो पहले हम सामान को पसंद कर करके अपनी झोली में जो ट्रॉली होता है ना उसमें डालते हैं, ले जाके बिलिंग कराते हैं, काउंटर पे पैसा देते हैं और फिर वो पैक करके मेरे को सामान देता है। दे देता। तो अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उस बिजनेस में किस हिसाब से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है। अगर मेंशन है भैया पहले आपको परफॉर्म करना है, तो पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो फिर अपनी बात क्या करनी है, कोई बात करने का बात बचा क्या? नो सर। बात तब बनती है जब मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को जाके देख लो। एक एग्जांपल देता है, हजमोला दे रहा है आपको, बोलता है अनुराग हिमांशु कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए सेल मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड टू बी एट ए फिक्स प्राइस। अनुराग जो है सो मेक ओवर हिज स्टॉक इन ट्रेड एट ए फिक्स प्राइस एंड बी प्रोमिस टू गिव सिक्योरिटी, मतलब हिमांशु promised to give security for payment of the price, and Anurag promised to make over his stock need not be performed जब तक कि security is given by Himanshu. For the nature of the transaction require that Anurag should have the security from Himanshu before he delivers his stock. तो बात तो समझ में आ गई होगी। अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो वहां पे देखने पड़ेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात हुआ। अब आता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। इस लाइन का मीनिंग समझते हैं, ये लाइन कहता क्या है। यह लाइन कहता है प्रिवेंट करना मतलब रोक करना, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। मींस जहां लायबिलिटी है, जिस पार्टी का लायबिलिटी है वह प्रिवेंट कर रहा है, मतलब रोक रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट होने से। जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। मान लीजिए ए ने वादा किया बी को गुड्स डिलीवर करने का और बी मना कर देता है। अब बी मना करता है टेक्स्ट डिलीवरी, तो अब यहां पे क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। तो ये यहाँ पे ए जो है सो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, उसने गुड्स को भेजा, पहला वॉइडेबल कर दिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट वहां पे वाइड हो जाएगा, या उसको कंटिन्यू करा सकता है। तो बी पे क्या करेगा, कंपनसेशन मांग करेगा, भैया आपने माल भेजा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके लिए मैंने माल खरीदा, मैंने माल भेजा, रास्ते का खर्चा हुआ, इस सारे क्लेम फॉर कंपनसेशन मेरे को चाहिए। अनुराग और कोई भी ए कुछ भी सस्टेन किया है
लॉस, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बी। बात समझ में आई ना? लायबिलिटी ऑफ पार्टी मीन्स जो पार्टी ने प्रिवेंट किया उसकी क्या लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी हो गया ना भैया कंपनसेशन देने का कानूनन। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए एक हजमोला भी इधर दे के रखा है, हजमोला लेते हैं। अनुराग और हिमांशु कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट हिमांशु शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर अनुराग फॉर 1,000 रुपीज। अनुराग और हिमांशु में क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें हिमांशु कुछ काम करेगा, किसके लिए? अनुराग के लिए, जिसके बदले में 1,000 रुपीज मिलेगा। अब हिमांशु इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली। जैसा अनुराग का इरादा है वैसा हिमांशु करके देने को तैयार है, बट अनुराग जो है सो प्रिवेंट्स करता है, रोकता है, बोलता है डूइंग मतलब छोड़ दो भाई, मैं किसी और से करवा लूं। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट का है किए, पहले सोचना चाहिए था। तो अब हिमांशु बेचारा दो काम कर सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर देगा, बोले छोड़ भाई दोस्ती यारी में सब कोर्ट तक बात को नहीं ले जाते हैं, और वहीं पे मैटर को ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर हिमांशु को ईगो पे लग गया, यार दोस्त है तो क्या हुआ, मेरे साथ तो बड़ा ही बुरा व्यवहार किया, काम का वादा करवा लिया, माल मैंने खरीद लिया, मटेरियल मैंने खरीद लिया, लेबर भेज दिया, और उसने वापस कर दिया, तो वो चला जाएगा, तो रिसिंड नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। रिकवर का मांग करेगा अनुराग, कंपनसेशन, और कोई भी लॉस हुआ लेबर को भेजा फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा? यस सर। Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही एस एस कर रहे हैं? ऋतिक, ऋतिक ऋतिक सुन पा रहे हो आप? पता नहीं कहां चला गया बंदा। ऋतिक नहीं सुन पा रहे क्या? नो सर, नेटवर्क बहुत खराब है आज। हाँ देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं आपको। उधर बारिश हो रही है क्या? यस सर, हो रही थी, बादल घिरा हुआ है। बादल गिरा Yes, हुआ sir, अभी है, हुई है थोड़ी देर पहले। बारिश हुई है, लगता है इसकी वजह से। सर इसका वीडियो आज ही अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे, एकदम अपलोड कर देंगे, लिंक भेज दीजिएगा। हाँ एकदम भेज देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 24 पे बात करते हैं। ये भी एक छोटा सा बात है, ये हम लोग के एग्जाम में जब हम लोग थे तो बड़ा पूछता था, समझ लेते हैं इसको। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर समझते हैं? Yes, sir. वो लकड़ी। लकड़ी का जो पेड़ होता है ना, जो पौधा होता है, उसको स्टैंडिंग टिम्बर कहा जाता है। और हमने उसको खरीदने का बात किया, तो सेलर को अगर मैंने पैसा देके उसको खरीदने का बात किया है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कट करना, मतलब कटिंग करना, एंड हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कॉर्ड करना, तभी तो बायर इज टू टेक इट अवे एंड पे फॉर इट। अब सेलर ने क्या किया? कॉर्ड्स ही नहीं किया, एक ओनली पार्ट ऑफ द टिम्बर को कर दिया और बाकी पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट टू कॉर्ड द रेस्ट। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या? तो इस केस में इन दैट इवेंट द बायर में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं एंड क्लेम फॉर कंपनसेशन फ्रॉम द सेलर फॉर एनी लॉस। मान लीजिए वो सप्लाई करना था या हमें कोई भी लॉस हुआ, अगर हमने कोई भी लॉस सस्टेन किया है, अगर हमने कोई भी लॉस सस्टेन किया है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर विल बी लायबल टू पे।
अब आते ही डिफॉल्ट। डिफॉल्ट समझते हैं? गलती। गलती। गड़बड़ी। Effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promise। यहां पे कह रहा है किसी ने गलती की या भूल किया, मिस कॉन्ट्रैक्ट जिसको पहले परफॉर्म करना था उसने कोई डिफॉल्ट कर दी। When a contract consists of reciprocal promise, मिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक दूसरे को प्रॉमिस परफॉर्म करना है, and one of them cannot be performed such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed। मिस पहले किसी और को करना है तो पहले जब तक एक पार्टी प्रोमिसर हो या प्रोमिसी जिसको पहले परफॉर्म करना है उसको करना पड़ेगा। And the promiser of the promisee last mentioned fails to perform it, so such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss। सिंपल इसका एग्जांपल एक दो है उसको देखते हैं सेक्शन 54 का। पहले इस बात को समझे ना, देखिए ए और बी है और ए को पहले परफॉर्म करना था तभी बी परफॉर्म करेगा, ए ने परफॉर्म ही नहीं किया तो अब कहां से बी उसको पूरा कर पाएगा। अब कैसे होता है देखते हैं। ए जो है अनुराग हायर करता है हिमांशु से शिप जहाज, किस वास्ते? उसको ऑक्सीजन मंगवाना है या ऑक्सीजन भेजना है। अनुराग हायर करता है हिमांशु का शिप फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस, ए कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। कार्गो देगा कौन? देगा कार्गो? अनुराग। और उसके बदले में हिमांशु जब उसका माल को उठा के कलकत्ता से मॉरिशस डालेगा तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? फ्रेट मिलेगा, किराया मिलेगा। अब अनुराग क्या करता है? माल ही नहीं देता है, प्रोवाइड ही नहीं करता है कार्गो, तो खाली पनिया का जहाज लेके जाएगा क्या हिमांशु? बिना माल दिए और कार्गो ही नहीं देगा तो परफॉर्म कर पाएगा क्या हिमांशु? नो सर। नो सर। तो इस केस में अनुराग कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस। भैया आप माल दो तभी ना भैया बी जो है सो हिमांशु जो है सो अपना प्रोमिस को पूरा करेगा, वादा निभाएगा। तो पहले वादा किसको निभाना था? अनुराग को। अनुराग को। और अनुराग फेल कर गया, डिफॉल्ट कर गया, तो बी तो हिमांशु अपने आप मुक्त हो गया। अब बी के पास यहाँ पे ऑप्शंस है, कंपनसेशन मांग करे अनुराग से, कोई भी लॉस हुआ और ये उसके लिए वो जहाज को बैठा के रखा 3 दिन तक। जहाज का फेयर समझते हो भाई? और इससे बी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? दूसरा एक और एग्जांपल है हजमोला, लेते हैं हजमोला को। अनुराग हायर करता है हिमांशु को टू मेक ए शू रैक, और इसके बदले में अनुराग जो है सो सप्लाई करेगा भैया मटेरियल, प्लाईवुड, मतलब कारपेंटर का काम करेगा। कौन? हिमांशु। पहले जहाज से बेचारा अब कारपेंट्री करने लगा हिमांशु। यस सर। कब से काम चालू कर दिए? परिस्थिति को देखते सर कुछ भी करना परिस्थिति जी, मतलब रोजगार कुछ भी हो सकता है, रोजगार कोई भी गलत नहीं होता है। तो सूरक बनाता है बेचारा, बड़े पैमाने में बनाता है भाई, छोटा मोटा सूरक बनाने वाला नहीं है, उसमें गोल्ड जड़ता है वो। अनुराग हायर्स करता है हिमांशु को सूरक बनाने के लिए, और अनुराग यहाँ पे उसको क्या क्या मटेरियल देगा? प्लाईवुड देगा, फेविकल देगा,
तभी ना बनाएगा, ये दिया ही नहीं, उसको बुला लिया हिमांशु को और बैठा के रखा दिन भर। बी जो है सो अराइव्ड हुआ ऑन दैट अपॉइंटेड डे एंड टाइम, बट अनुराग जो है सो अरेंज नहीं कर पाया रिक्वायर्ड मटेरियल्स। होता है अपने लाइफ में, कई बार अक्सर होता है, जो हम लोग लेबर आ जाता है और वो मटेरियल किसी कारण बस व्यवस्था नहीं हो पाता है, उस दिन का मजदूरी देना पड़ता है भाई, नहीं देना पड़ता है? अपने जीवन में देखा होगा कभी? यस सर, Yes, देना sir. पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। हम लोग जाने अनजाने में जीवन में ऐसे बहुत सारे चीज करते हैं जो कहीं ना कहीं कानूनन वो चीज कानून में लिखी हुई है। तो ये था डिफॉल्ट, जिसका डिफॉल्ट होगा वो कंपनसेट करेगा। अब 55, अब 55 कहता है जो फिक्स टाइम है उस टाइम में, और टाइम इसेंशियल है भाई, ऑक्सीजन सप्लाई होना है भाई, रेमडेसिविर मिलना है, वैक्सीनेशन होना है, बड़ा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, है क्या? ऑक्सीजन के सप्लाई में टाइम इंपॉर्टेंट है क्या? Yes, sir. बहुत इम्पोर्टेंट है सर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब टाइम इसेंशियल है और आप मतलब 2 दिन के अंदर करना था, आप 4 दिन के बाद सप्लाई कर रहे हो, या 5 घंटे में करना है, आप 2 दिन के बाद लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे फेल्यूर माना जाएगा। तो when a party to a contract promise to do certain thing at or before the specified time, जब कॉन्ट्रैक्ट में हो गया है जो आज शाम इवनिंग तक ऑक्सीजन की डिलीवरी हो जाएगी, तो एट एनी हाउ हो जाना चाहिए। अगर सप्लायर फेल्स टू डू एनी सच थिंग और बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड, ऐसे कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड और बिकम्स वाइडेबल। मान लीजिए शाम में डिलीवरी होना था, शाम में नहीं होकर सुबह में होता है, तो अब ये देखना पड़ेगा वो पार्टी जो बायर है कहीं से और से अरेंज कर लिया है क्या, या अभी भी उसको नीड्स है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल करे या एक्सेप्ट कर ले, और जब तक वो वाइडेबल नहीं करेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वाइडेबल कर दिया तो कंपनसेशन की मांग करेगा। तो यहाँ पे कहता है अगर टाइम इसेंस है तो अगर उस टाइम पे अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो माना जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट जो है सो परफॉर्म नहीं हुआ है, पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, और जो अदर पार्टी है उसको ऑप्शंस हो जाएगा वाइडेबल करने का। लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म होना है बट टाइम इसेंशियल नहीं होता है। मान लीजिए आप कूलर परचेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी होनी है, गुड्स की डिलीवरी होनी है, बट वहां पर टाइम फिक्स नहीं है, टाइम इसेंशियल भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए आज शाम को होना है, आज नहीं होके कल शाम को होता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? नॉट परफॉर्म्ड, सब परफॉर्म्ड माना जाएगा। परफॉर्म माना जाएगा। परफॉर्म। हाँ, वहां पे देखा जाएगा अगर इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज, अगर if it was not the intentions of the party that time should be the essence of the contract doesn't become voidable by the failure to do so. हाँ, लेकिन पार्टी जो है सो इंटाइटल है फॉर कंपनसेशन। आप माल डिलीवर कर लो, एक्सेप्ट कर लो, फिर भी आप कंपनसेशन मांग कर सकते हो, जाइए भैया आपने 3 दिन के बाद माल डिलीवरी किया तो हमें नुकसान हो गया। अब एक तो टाइम जहां इसेंशियल नहीं था, दूसरी बात एक और बात कर रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट ए टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। अगर इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इफ इन केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसेस फेलियर, मींस जिस टाइम पे डिलीवर होना था प्रोमिसर ने फेल किया टू परफॉर्म हिज प्रोमिस एट द टाइम एग्रीड, अब प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड। मान लीजिए आज शाम को डिलीवर होना था, आज शाम को डिलीवर नहीं हुआ, 2 दिन के बाद हुआ, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो द प्रोमिसी कैन नॉट
claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed. Unless the time of acceptance he gives notice to the promisers of his intentions to do so. बात को समझेंगे मेरे बच्चों? आज शाम को डिलीवर होना था, आज शाम को नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ, आपने 2 दिन बाद डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। अगर आप 2 दिन बाद डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको नोटिस देना है, बोलना है देख भाई हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं मान, लेकिन 2 दिन पहले होना था, आपने 2 दिन पहले नहीं किया, अब आपको हो तो हम नोटिस दे रहे हैं आपको, जो हम क्लेम फॉर कंपनसेशन करेंगे, हमको जो लॉस होगा या लॉस जो हुआ है आपके 2 दिन डिले करने से, उसके लिए हमें कंपनसेशन चाहिए। बात समझ में आई? Yes, sir. मतलब सर पहले नोटिस देना होगा? पहले नोटिस नहीं देना होगा। बात को समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखिए माल आपने ऑर्डर किया और डिलीवर होना था आज शाम को, ठीक है? आज शाम को आपके गोडाउन पे माल नहीं आया, 2 दिन बाद आया, ठीक है? आपके गोडाउन पे 2 दिन बाद माल पहुंचा। अब माल आप खाली करवा रहे हैं, तो आपको खाली करवाने से पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ टेकिंग पोजीशंस ऑफ द गुड्स या टेकिंग डिलीवरी, यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू गिव नोटिस टू अदर पार्टी। जो पार्टी ने डिलेड परफॉर्म किया है उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस। अब कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड जहां पे टाइम इज नॉट इसेंशियल। अगर टाइम इसेंशियल्स नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड, जैसे टाइम एक्सपायर कर गया। इस केस में आप क्लेम फॉर कंपनसेशन कर सकते हैं। बात को समझिएगा, जब टाइम इसेंशियल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को आप कैन नॉट बी अवॉइडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ टाइम हैज एक्सपायर्ड। आपके पास ऑप्शंस है, entitled to claim compensations from the promisers for any loss caused by the delay, but it must be performed within a reasonable time. एक होता है एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम, मतलब बिल्कुल टाइम के बाहर। मिस फेस्टिवल के लिए माल का मैंने ऑर्डर किया और फेस्टिवल बीतने के बाद डिलीवरी मिला। जब टाइम इज इसेंशियल, इवन वेयर टाइम इज इसेंशियल, द प्रोमिसी में वेव हिज राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए शाम आज इवनिंग को आपकी गुड्स डिलीवरी होनी थी, लेकिन 5 डेज बाद होता है, लेटर ऑन 5 डेज, तो आप उसको वेव कर सकते हैं, बोल सकते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं है। अगर प्रोमिसर ने फेल्स टू परफॉर्म विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एट एनी टाइम अदर देन द एग्रीड टाइम। और इस केस में आप अगर वेव कर देते हैं, अपने सामने वाले पार्टी को माफ कर देते हैं, तो ही कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑकेजन बाय नॉन परफॉर्मेंस। तो ये था आपका एग्रीमेंट परफॉर्मेंस के बारे में। टाइम एंड प्लेस, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइड वेयर टाइम इज नॉट इसेंशियल, समझाइए। सेक्शन नंबर सर जैसे इसी के ऊपर है, सेक्शन नंबर 55। सेक्शन 55 पहला बोलता है जब टाइम इसेंशियल है, यही ना सर? सर जो थर्ड पॉइंट है जहाँ पे टाइम इसेंशियल नहीं है, व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल। ओके, एनालिसिस वाले में क्या? यस सर। देखिए एक पहले मेन को समझते हैं। सेक्शन देखिए, सेक्शन 55 से ही निकल के आया है, कहता है
Where a party to a contract promise to do a certain thing at or before the specified time and fails to do any such thing before the specified time. कहने का मतलब अगर आपने प्रोमिस किया है जो आप सर्टेन पीरियड में सर्टेन टाइम में आप मान लीजिए फीस है वो पे कर देंगे और आप फेल्स टू पे, आपने समय पे नहीं किया, बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम नहीं किया, तो अब हमारी ऑब्लिगेशंस हम मुक्त हो गए ना. आई एम नॉट अंडर ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म. अब बात उठती है तो ये मेरे ऑप्शंस पे वाइडेबल है, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल सेट असाइड कर दूं या कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखूं. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखता हूं, आपको पढ़ाना चालू रखता हूं, तो इस केस में क्या होगा, मतलब हमने आपको वेव कर दिया. क्या कर दिया? माफ कर दिया. अब उसी पे दो नीचे बातें आ रही है. तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैन नॉट बी अवॉइडेड, टाइम इज नॉट. अब मेरा फीस पेमेंट बहुत टाइम एसेंशियल नहीं था, ठीक है, ऑल्दो ये ड्यू डेट है भैया, इसके अंदर में फीस पेमेंट करना होगा. अगर 5 दिन बाद भी होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की बात नहीं है. तो यही कह रहा है जब टाइम इज नॉट इसेंशियल तो कॉन्ट्रैक्ट को इस ग्राउंड पे अवॉइड नहीं किया जा सकता है. भैया जो एक्सपायर हो गया, मान लीजिए आपने आधा क्लास कर लिया, 50% ऑफ योर कैरियर क्लास आपने मेरे से ले लिया, मेरी संस्था से ले लिया, और आपको जो भी इंस्टॉलमेंट पे करना है, ड्यू डेट था, आपने उस ड्यू डेट को डिफॉल्ट किया, तो क्या माना जाएगा? नट आपने कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट था परफॉर्म करने में फेल किया. बट यहाँ पे इस सिचुएशंस में टाइम इसेंशियल्स नहीं है क्या? इससे टाइम मान लीजिए इसेंशियल नहीं है, तो इस केस में टाइम ऑल्दो टाइम एक्सपायर हो गया है, तो बहुत हो सकता है हम आपसे ब्याज चार्ज कर सकते, होता है अगर ड्यू डेट. तो क्या होता है ना, आप क्लास में कॉलेज में हम लोगों ने देखा है, अगर टाइम पे फीस नहीं जमा होता है तो कुछ बढ़ा के फीस लिया जाता है, मिस एज ए कंपनसेशन. हम तो लॉस फॉर डिले के लिए हम कंपनसेशन ले सकते हैं. हम क्या ले सकते हैं? आपको कंपनसेशन ले सकते हैं. हम टोटली कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं कर सकते. बात समझ में आई? यस. दूसरा था हमने आपको वेव कर दिया. अब हम जब वेव कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम कंपनसेशन भी आपसे नहीं मांग सकते. हमने आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट के म्यूचुअली बोला ठीक है, ओके, नो इशू. तो जब हमने वेव कर दिया, आउट ऑफ टाइम आपने पैसा दिया, फिर भी हमने वेव कर दिया, तो ये क्या होगा? क्लेम फॉर कंपनसेशन राइज नहीं हुआ. डाउट क्लियर हुआ? ये स्टिल डाउट? सर जब इसमें टाइम इनसिशियल नहीं है तो फिर सिर्फ कंपनसेशन किस बात का? जैसे कि एक सर्टेन टाइम वहां पे नहीं लेबर है और हम उसके बाद अगर पे करेंगे तो फिर तभी भी कंपनसेशन देना होगा. देखिए, टाइम इसेंशियल नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ टाइम. इसेंशियल करने का मतलब ऐसा थोड़ी है जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब है तो आप टाइम इसेंशियल नहीं है मतलब तो आप अपने हिसाब से डील करेंगे. टाइम इज ऑलवेज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है. आप क्लास खत्म हो जाने के बाद थोड़ी पे करेंगे, बोलेंगे सर ठीक है अभी तो आप पढ़ा दीजिए, हम पास करते हैं, रिजल्ट आता है फिर पैसा पेमेंट करेंगे. तो ये तो मनमाना हो गया ना बाबू. फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा नुकसान नहीं हुआ तो बहुत बड़ा वैसा कंपनसेशन हम मांग नहीं सकते हैं, बट लॉस तो कहीं ना कहीं हुआ ना भाई. आप अगर टाइम पे पैसा दे देते तो हम स्टाफ को पैसा देते, बिजली का बिल देते, रेंट देते, उसके वजह से हमें परेशानी हुई ना, हमें दूसरे जगह से फंड व्यवस्था करके देना पड़ा ना भाई. बिजनेस को समझो, बिजनेस को समझो भाई. आप सोचे सर हम तो 5 दिन ही डिले किए, और हर बच्चा अगर यही सोचे 5 दिन तो संस्था पे क्या बीतेगा? लॉस में चला जाएगा. मतलब एक परेशानी होगी. देखिए लॉस तो है ही, अलग अलग फैक्टर है, बट मिसमैनेजमेंट हो जाता है. टाइम इसीलिए फिक्स रखा जाता है.
और हर मतलब कैश फ्लो आपने पढ़ा होगा 12th में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं।